Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding pulmonary embolism. First we will discuss about what is the pulmonary embolism. A pulmonary embolism is a blood clot. Pulmonary embolism जो होता है ये क्या होता है, ये blood clot होता है. That block and stop blood flow to an artery in the lung. ये क्या करता है, ये हमारा जो लंग को ब्लड सप्लाई हो रही है, जो भी आर्टरी कर रही है वो क्या करेगा, उसको जाके उसमें ये ब्लॉक कर देगा. उसमें ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होगा ये ट्रैवल होके चला जाता है और उस आर्टरी को ये ब्लॉक कर देता है. ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे जो ये सप्लाई हो रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वो नहीं हो पाता है. इन मोस्ट केसेस द ब्लड क्लॉट स्टार्ट इन अ डीप वेन इन द लेग्स एंड ट्रैवल टू द लंग. जो मोस्ट प्रोबेबली केसेस रहते हैं उनमें जो क्लॉट स्टार्ट होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है, हमारी डीप वेन्स जो होती हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो लेग की डीप वेन होती हैं उनसे ये स्टार्ट होता है. और जो हमारे ये कहाँ ट्रैवल करके चला जाता है, हमारे लंग्स के अंदर ये ट्रैवल करके चला जाता है. रेयरली द क्लॉट फॉर्म्स इन ए वेन इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. जो रेयरली होता है ये जो और अदर पार्ट जैसे हैंड्स वगैरह में हो गया और एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह में हो गया, तो वहाँ पे जो ये ब्लड क्लॉट्स होते हैं ये जो रेयरली फॉर्म होते हैं. मोस्ट प्रोबेबली कहाँ ये देखे जाते हैं, ये हमारे जो होते हैं डीप वेन में देखे जाते हैं, वो भी किसकी, लेग्स की डीप वेन्स में, जो हमारे काफ मसल्स होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर देखे जाता है. When a blood clot form in one or more of the deep veins in the body, it is called deep vein thrombosis. जो blood clot form होता है ये deep vein में जो हमारे body के form हो रहा है, ये एक से एक में हो रहा है या फिर एक से ज़्यादा में अगर हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, deep vein thrombosis के नेम से भी जानते हैं. Because one or more clots block blood flow to the lungs, pulmonary embolism can be life threatening. अगर एक से ज़्यादा blood clot हो रहे हैं और जो कि हमारे lungs में जाके ये जो आर्टरी वगैरह जो उसको लंग्स को सप्लाई करिए, उसमें एक से ज़्यादा अगर ब्लॉक्स जो हैं वो मतलब क्लॉट्स जो हैं वो जा रहे हैं, तो क्या करेगा ये जाके ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी जो है वो ये डेवलप कर सकता है. हाउएवर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जनरली रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ. अगर इसका हमने इनिशियली ट्रीटमेंट कर लिया, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कर लिया, तो इसमें जो डेथ का जो रिस्क होता है उसको हम कम कर सकते हैं. टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स इन द लेग्स विल हेल्प प्रोटेक्ट द अगेंस्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म. अगर हम जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट होते हैं ब्लड क्लॉट फॉर्म होने के लिए कि पैर के जो है लेग्स वाले रीजन एक्सट्रीमिटीज़ में ये यहाँ पे क्लॉट ना फॉर्म हो, यहाँ पे अगर हम पहले से ही इनिशियल मेजरमेंट लेके रखते हैं तो ये हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है उससे हमें ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ये क्या है हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या हो जाता है, हमारा एक एम्बोलस होता है, मतलब जो ब्लड का क्लॉट होता है वो जाके किसी भी आर्टरी या वेन में जाके ये उसको ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई जो होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती. जैसे ये हमारा कहाँ पे हुआ है, ये हमारा जो डीप वेन है, लेग्स की डीप वेन्स है उसमें हुआ, ये फीमोरल वेन से ट्रैवल करके ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा. लंग्स में जाके ये कोई भी आर्टरी वगैरह को ये ब्लॉक कर देगा. जब ये कोई भी आर्टरी वगैरह को ये ब्लॉक करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्लाई नहीं हो पाएगी. सप्लाई जब नहीं हो पाएगी तो ये यहाँ पे क्या कंडीशन डेवलप कर देगा, इन्फ्रैक्शन की कंडीशन डेवलप कर देगा. क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट को जो है ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो ये क्या कर देगा, इन्फ्रैक्शन कर देगा, जिससे टिश्यूज़ की डेथ होने लगती है. A pulmonary embolism occur a clump of material, most often a blood clot get stuck in an artery in the lungs blocking the flow of blood. ये pulmonary embolism क्यों होता है, क्योंकि एक clump material जो होता है, blood clot जो होता है हमारे आर्टरी के लंग्स में जो सप्लाई कर रहा होता है, जो आर्टरी जो लंग्स को सप्लाई कर रही है उसमें जाके ये स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है. जब ब्लड फ्लो जब सही तरीके से नहीं हो पाता है, आर्टरी ब्लॉक हो जाती, तो वहाँ पे जो टिश्यूज़ जो होते हैं, इन्फ्रैक्शन की कंडीशन जो होती है वो होने लगती है, जिसकी वजह से टिश्यू जो होते हैं वो डेथ कर जाते हैं. ब्लड क्लॉट्स मोस्ट कॉमनली कम फ्रॉम द डीप वेन्स ऑफ द लेग्स, अ कंडीशन नोन एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस. जो ब्लड क्लॉट होते हैं मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से आते हैं, लेग्स की डीप वेन से आते हैं, और जिस कंडीशन को हम किस नेम से जानते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के नेम से जानते हैं. इन मैनी केसेस मल्टीपल क्लॉट्स आर इन्वॉल्व, द प्रपोर्शन लंग्स सर्व बाई ईच ब्लॉक्ड आर्टरी कांट गेट ब्लड एंड मे डाई. बहुत सारी केसेस रहते हैं जिसमें मल्टीपल क्लॉट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, ये हमारे आर्टरी को जाके ये ब्लड को उसमें जाके ये ब्लॉक कर देते हैं, मतलब आर्टरी में जाके ये फंस जाते हैं और उसको ये ब्लॉक करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ वो डेथ करने लगते हैं. दिस इज़ नोन एज द पल्मोनरी इन्फ्रैक्शन. जब वो टिश्यू डेथ करने लगते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी इन्फ्रैक्शन बोलते हैं. दिस मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर लंग्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी. इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, जो रेस्ट हमारा लंग्स
होते हैं उनको जो ब्लड सप्लाई होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि एक जगह की ब्लड सप्लाई जब रुकी हुई है तो नेक्स्ट जगह में उतना अमाउंट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट वन रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है तो स्मोकिंग अगर कोई करता है फॉर रीजन दैट आर नॉट वेल अंडरस्टूड, टोबैको यूज इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन सम पीपल स्पेशली दूज हैव अदर रिस्क फैक्टर। जो मोस्ट प्रोबेबली जो रीज़न रहता है वो क्या रहता है, स्मोकिंग रहता है। ठीक है, तो ये जो है वेल अंडरस्टूड नहीं है कि टबाकू जो है वो इंक्रीज़ करती है इसका रिस्क, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क वो इंक्रीज़ कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल में जो है वो इसमें देखा गया है कि जो अदर रिस्क फैक्टर्स रखते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्मोकिंग, तो उनके कंपैरिजन में स्मोकिंग वाले पर्सन को ज़्यादा जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये क्या करवा देते हैं, ये जो है ये ब्लड क्लॉट करवा देते हैं। इसकी वजह से जो ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में जो सप्लाई होना चाहिए वहाँ पे ये सप्लाई नहीं हो पाता, जिससे इन्फेक्शन की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। बीइंग ओवरवेट, अगर किसी का एक्सेस वेट हो रखा है तो ये क्या करता है, ये हमारा जो रिस्क रहता है ब्लड क्लॉट का वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पर्टिकुलर पार्ट को सप्लाई नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वन सप्लीमेंटल एस्ट्रोजन। द एस्ट्रोजन इन बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर इन द ब्लड। अगर कोई भी एस्ट्रोजन ले रहा है, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स लेता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल्स ले रहा है, तो ये क्या करता है, ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देती है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको इंक्रीज करने लगती है, जिसकी वजह से जो जब क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं जब इंक्रीज हो जाते हैं तो जो पर्सन जो होते हैं स्मोक करते हैं, ओवरवेट होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें देखा जाता है कि उनमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन प्रेगनेंसी। द वेट ऑफ ए बेबी प्रेसिंग ऑन द वेन्स इन द pelvis कैन स्लो ब्लड रिटर्न टू फ्रॉम द लेग्स। अगर कोई भी जो मदर है वो अगर प्रेग्नेंट है तो ये क्या करेगा, जो हमारे वेन्स होती हैं उनको ये कंप्रेस करता है। जब वेन्स हमारी कंप्रेस होती हैं तो जितना अमाउंट नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो लेग्स को रिटर्न होना चाहिए, उतना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो रिटर्न नहीं हो पाता है, क्योंकि पैल्विक जो बोन है वो पूरा कितना हो रहा होता है, वो कंप्रेशन हो रहा होता है उसमें। जब वो पूरा ये वेन को कंप्रेस करेगा तो जितना अमाउंट ऑफ जो लेग्स को ब्लड जाना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो लेग्स को नहीं पहुंच पाता है। क्लॉट्स आर मोर लाइकली टू फॉर्म व्हेन क्लट स्लोज और पुल, जिसकी वजह से जब सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्म जो है वो होने लगता है। Occasionally, blockage in the blood vessels are caused by substances other than blood clots such as occasionally क्या रहता है, जो blood vessels रहती हैं वो most probably जो है किसी substance की वजह से भी increase हो सकता है। जैसे कि क्या रहता है कि अगर कोई भी accidental injury हो गया किसी को तो रहता है उसमें blood clot होने के chances रह जाते हैं। जैसे कि फैट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ ए ब्रोकन लॉन्ग बोन, अगर किसी को एक्सीडेंटल कोई इंजरी हुआ तो फैट जो है वो ब्रोकन बोन का जो है वो अंदर आ गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉट जो है वो वहाँ पे बन जाता है। कोई पर्टिकुलर ट्यूमर अगर आ गया, वहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट है ट्यूमर का, अगर वो वहाँ पे जाके बीच में इंटरप्शन कॉज कर रहा है तो वहाँ पे ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी को एयर बबल्स जो है वो फॉर्म हो गया तो जिसकी वजह से वहाँ पे भी ब्लड क्लॉट जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट वन सिम्टम्स क्या रहेंगे, किसी भी पर्सन को अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, दिस सिम्टम्स यूजली अपीयर सडनली, ये सडन जो है वो सिम्टम जो है वो अपीयर होता है अगर किसी भी पर्सन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा है तो। ट्रबल कैचिंग ब्रीथ हैपन्स इवन व्हेन रेस्टिंग एंड गेट वर्स विद फिजिकल एक्टिविटी, इसमें क्या रहता है, पर्सन की जो ब्रीदिंग पैटर्न रहता है वो कैसा हो जाता है, ट्रबल्ड हो जाता है, तो जिसमें जैसे कोई भी रेस्टिंग की कंडीशन है, अगर पर्सन जो है वो रेस्ट कर रहा है या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उस पर्सन को वहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ हो सकता है। Chest pain may feel like having a heart attack. This pain is often sharp and felt when breathe in deeply. The pain can stop from being able to take a deep breath. अगर कोई भी पर्सन है मैं उसको चेस्ट पेन हो सकता है, मतलब हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि सडन जो है वो जो क्लॉट बना है वो जाके आर्टरी या वेन जो है उसको ब्लॉक कर सकता है। और जो ये पेन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली कैसा रहता है, शार्प पेन जो है वो प्रेजेंट रहता है पर्सन को, और ऐसा लगेगा जैसे डीप ब्रीथ जब करता है वो पेशेंट तो उसमें पेशेंट को थोड़ा सा ये रिलैक्सिंग होता है, और जो है वो मतलब अगर वो डीप ब्रीथ कर रहा होगा तो पेन उसको लगेगा कि हल्का हल्का पेन उसका ये है वो सही हो रहा है।
नेक्स्ट वन फेंटिंग, इट में पास आउट अ हार्ट रेट ऑफ ब्लड प्रेशर ड्रॉप सडनली, दिस इज कॉल्ड सिनकोप। इसमें पर्सन जो है उसका जो ब्लड प्रेशर जो है वो सडनली जो है वो ड्रॉप हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिनकोप के नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन अदर सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स जो हैं वो क्या आ सकते हैं, अ कफ दैट में इंक्लूड ब्लडी और ब्लडी स्ट्रीक्ड म्यूकस, पर्सन जो है उसको कफिंग हो सकती है जिसके अंदर जो है वो उसका जो म्यूकस रहेगा वो ब्लडी भी हो सकता है। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, पर्सन जो उसका हार्ट बीट जो होगा वो तेज़ हो सकता है और इरेगुलर हार्ट बीट भी फील हो सकती है। लाइट हेडेडनेस और डिजीनेस, पर्सन जो है उसका जो सर है बहुत हल्कापन और उसको चक्कर भी आ सकता है। एक्सेसिव स्वेटिंग प्रेजेंट रहेगी, पर्सन को फीवर आ सकता है। लैग पेन रहेगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है या फिर दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। और जो ये यूजुअली जो है अगर किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रखा है लैग्स में, तो ये उसमें ही देखा जाता है कि उसके लैग और उसमें स्वेलिंग हो रखी है, वहाँ पे पेन भी प्रेजेंट हो रखा है। क्लैमी और डिस्कलर्ड स्किन कॉल्ड साइनोसिस, पर्सन की जो स्किन होगी वो एकदम क्लैमी ठंडी जैसी स्किन रहेगी और डिस्कलर्ड हो सकती है, मतलब उसका ब्लूइश स्किन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। इस कंडीशन को हम साइनोसिस के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट वन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वीनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यूजुअली अराइज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट इन द डीप वेन ऑफ द लेग्स। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है ये मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से अराइज हो जाता है, ये हमारा डीप वेन जो लेग्स की होती हैं वहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है, वहाँ से ये अराइज होता है। और लेस कॉमनली इन द पेल्विस और अपर एक्सट्रीमिटी, और लेस कॉमनली कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ये पेल्विस रीजन से स्टार्ट हो सकता है या फिर जो हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हैंड्स जो होते हैं वहाँ से ये स्टार्ट हो सकता है। एम्बोलाइजेशन, वंस ए ब्लड क्लॉट फॉर्म इन द डीप वेन इट कैन ब्रेक फ्री ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड क्लॉट जो है वो डीप वेन में फॉर्म होता है, ये हमारा जो है ये ट्रैवल करके हमारा जो है वो कहाँ आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है। द क्लॉट नाउ कॉल्ड एन एम्बोलस मूव्स टुवर्ड्स द हार्ट, जब ये क्लॉट जो है वो ये मूव करके आ जाता है तो इस क्लॉट को क्या बोलते हैं, एम्बोलस बोलते हैं, और ये हमारे हार्ट के टुवर्ड्स जो है मतलब हार्ट की तरफ जो है वो आने लगता है। लोजिंग इन द पल्मोनरी आर्टरीज, ये क्या हो जाता है, ये लोड हो जाता है कहाँ पे, हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में आके। द एम्बोलस कंटिन्यूज इट्स जर्नी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड पासेस इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ये एम्बोलस होता है ये हमारा जो जर्नी है ये कंटिन्यू रखता है और ये आके हमारे राइट वेंट्रिकल से पास होकर हमारे ये पल्मोनरी आर्टरी में ये पहुँच जाता है। द मेन ब्लड वेसल कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, ये हमारा जो मेन ब्लड वेसल जो होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है हार्ट से लेके लंग्स में, तो ये उसको जाके ये क्या कर देता है, वहाँ पे इसको ये ब्लॉक कर देता है। इट कैन ब्लॉक आर्टरीज, और ये जो आर्टरीज जो होती है ये पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से लंग्स को सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल पाती है। Pulmonary vascular effects, the obstruction of a pulmonary artery branch leads to impaired blood flow to the affected lung tissue। जब हमारी पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे ये लंग टिश्यू को पर्टिकुलर सप्लाई जो है वो नहीं कर पाती हैं। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड इन द एरिया एंड सब्सिक्वेंट वेंटिलेशन परफ्यूजन, यहाँ पे क्या होने लगता है, जब उस एरिया को पर्टिकुलर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जो हमारा ब्लड सप्लाई जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो किसके थ्रू होती है, हमारा हमेशा ब्लड के थ्रू होती है। जब ब्लड नहीं मिल पाएगा सफिशिएंट अमाउंट में तो उस अमाउंट में जो ऑक्सीजन जो होगी वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की कंडीशन जो है वो डेवलप होने लगती है, जो क्या कहलाता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन, जिसको मतलब जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है। हीमोडायनामिक इफेक्ट फिर क्या होने लगते हैं, हीमोडायनामिक इफेक्ट्स आते हैं हम। द हीमोडायनामिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिपेंड ऑन द साइज एंड लोकेशन ऑफ द एम्बोलस। जो हीमोडायनामिक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि एम्बोलस का साइज और शेप क्या है, उसका लोकेशन क्या है। लार्ज एम्बोलाई कैन कॉज सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो टू ए लार्ज पोर्शन ऑफ द लंग। जो लार्ज एम्बोलाई होगा वो क्या करेगा, लार्ज एरिया में अगर एम्बोलस प्रेजेंट है, लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन करेगा जिसकी वजह से ये इसमें पर्सन की इवन डेथ भी हो सकती है। और ये डिपेंड करेगा कि कितने पर्टिकुलर पार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है।
नेक्स्ट वन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, उसके बाद में क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है जब पर्टिकुलर पार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो द प्रेजेंस ऑफ ए ब्लड क्लॉट इन द पल्मोनरी आर्टरीज ट्रिगर्स एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द सराउंडिंग लंग टिश्यू। जो ब्लड क्लॉट जो है वो क्या करता है, जब पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको ट्रिगर कर रहा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसमें, तो हमारे क्या होता है बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो प्लेस करती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब सराउंडिंग टिश्यू में जब वो नहीं मिल पा रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो होने लगती है। इन्फ्लेमेशन कैन फर्दर कंप्रोमाइज लंग फंक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जब रिस्पॉन्स टेक प्लेस करता है जिसकी वजह से लंग फंक्शन जो होते हैं वो थोड़े कंप्रोमाइज़ करते हैं, और जो लंग फंक्शन जो होते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो होते हैं उनको जनरेट करते हैं। जैसे कि पर्सन जो है उसको चेस्ट पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, ठीक है, कफिंग प्रेजेंट हो सकती है, जो भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं। रिजोल्यूशन और क्रोनोसिटी, इन सम केसेस द बॉडीज नेचुरल फिब्रोनोलाइटिक सिस्टम कैन डिजॉल्व द ब्लड क्लॉट एंड रिस्टोर ब्लड फ्लो इन द अफेक्टेड पल्मोनरी आर्टरी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर मतलब कम लेवल का है या फिर ऐसे कोई कंडीशन है जिसमें ये जो फिब्रोनोलाइटिक सिस्टम मतलब जो फिब्रिन जो बना है, ब्लड क्लॉट जो बना है, वो क्या कर सकता है, डिजॉल्व की कंडीशन भी हो सकती है, मतलब जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ है वो उसको डिज़ोल्व भी करा सकता है। लेकिन कुछ केसेस में जो है वो नहीं होता। अगर डिज़ोल्व हो गया तो अच्छी बात है, तो उस ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर होने लगेगी। अगर नहीं डिज़ोल्व हुआ है तो इवन पर्टिकुलर पर्सन की इवन डेथ भी हो सकती है। एंड रिस्टोर ब्लड फ्लो इन द अफेक्टेड पल्मोनरी आर्टरी, अगर वो डिज़ोल्व हो गया तो अच्छी बात है, और जो ब्लड फ्लो जो होता है वो क्या कर जाएगा, रिस्टोर कर जाएगा, और जो अफेक्टेड पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ पे रिस्टोर करके ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से होने लगती है। अगर नहीं हुआ तो पर्सन का जो पर्टिकुलर पार्ट को जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस प्रेजेंट रहेगी और पर्सन की इवन डेथ हो जा सकती है उसमें। नेक्स्ट वन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या करेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर किसी पर्सन को हो रहा है तो पर्सन का सीटी स्कैन करवाना है, हमें एक्सरे करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, उसका वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करवाना है, पल्मोनरी एंजियोग्राम मतलब वेनस जो होते हैं, वेन वगैरह आर्टरीज वगैरह है उसका देखना है कि किस एरिया में, किस आर्टरी में, किस वेन में उसको जो है वो क्लॉट प्रेजेंट है। एमआरआई करा के देखेंगे, तो इन सारी चीज़ों में जो है विजुलाइजेशन करके देखेंगे कि कहाँ पार्टिकुलर पार्ट में जो है वो उसको प्रेजेंट हो रखा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अगर किसी पर्सन को जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो उसका हमें कैसे करके मैनेजमेंट करना है, उसको हमें ब्लड थिनर्स देने होते हैं। दीज ब्लड थिनर्स मेडिकेशन कॉल्ड एंटीकोगुलेंट्स, इन ब्लड थिनर मेडिसिन्स को हम क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट्स मेडिकेशंस कहते हैं। प्रिवेंट एग्जिस्टिंग क्लॉट फ्रॉम गेटिंग बिगर एंड न्यू क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग वाइल योर वर्क टू ब्रेक अप द क्लॉट्स। ये क्या करवाते हैं, जो मेडिकेशंस जो होते हैं ये क्या कराते हैं, ये हमारे ब्लड को ये थिन करवाते हैं, जो ये क्या करेंगे, ये जो लार्ज ब्लड क्लॉट्स हुए हैं उनको ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उसको थिन कर सकते हैं, ठीक है। और जब ब्लड जो क्लॉट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट जो होंगे वो सही हो जाते हैं और नेक्स्ट ब्लड क्लॉट जो है वो इनको बनने से ये रोकते हैं। Heparin is a frequently used anticoagulant that can be given through a vein or injected under the skin. Heparin जो होती है मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो एंटीकोगुलेंट है जो पर्सन को दी जाती है, ये क्या करती है, ये हमारे स्किन के अंदर लगाई जाती है, वेन के अंदर लगाई जाती है, जिससे कि जो ये क्या करेगी, ये उसको ये डिज़ोल्व कर देती है। Next one, clot dissolver. While clot dissolver on their own, sometimes thrombolytic medications that dissolve clot given through a vein can dissolve clot quickly. Sometimes क्या होते हैं, clot dissolver medications दी जाती हैं, जैसे thrombolytics जो होती हैं ये थ्रोम्बस को क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं, जिसकी वजह से क्लॉट जो होते हैं वो क्विकली क्या कर जाते हैं, डिज़ोल्व कर जाते हैं। नेक्स्ट वन सर्जिकल मैनेजमेंट, क्या करेंगे, पर्सन का अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, क्लॉट का रिमूवल करेंगे और वेन का फिल्ट्रेशन करवा के वहाँ पे अगर क्लॉट है तो उसका रिमूवल करवाया जाता है। नेक्स्ट वन नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, प्रिवेंट वीनस स्टेसिस, पर्सन जो है उसका वीनस स्टेसिस से उसको प्रिवेंट करवाना है।
इनकरेज एम्बुलेशन एंड एक्टिव एंड पैसिव लेग एक्सरसाइज टू प्रिवेंट वेनस स्टेसिस। पर्सन का क्या करवाना है, उसको एम्बुलेट करने के लिए बोलना है, मतलब चलने फिरने के लिए बोलना है, उसको लेग एक्सरसाइज करवानी है, जिससे कि उसको जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है उसको होने के चांसेस जो हैं वो कम किए जा सकें। अगर हो गया है तो उसके जो और फर्दर जो क्लॉट बन सकते हैं उसके चांसेस जो हैं वो कम किए जा सकें। मॉनिटर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, मॉनिटरिंग थ्रोम्बोलाइटिक एंड एंटीकोगुलेंट थेरेपी थ्रू INR और PTT। पेशेंट जो है उसका थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देनी है, उसको एंटीकोगुलेंट थेरेपी देनी है, और पर्सन का जो INR जो होता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो जो होता है वो काउंट करना है, थ्रोम्बोलाइटिक टाइम जो होता है उसका प्रोथ्रोम्बिन बनने का, वो सारी चीज़ें उसकी काउंट करनी है। पेन का लेवल जो है वो मैनेज करना है। मैनेज ऑक्सीजन थेरेपी, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पा रही है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। रिलीव एंजाइटी, और पर्सन जो है उसका एंजाइटी जो है उसका लेवल जो है वो हमें कम करना है।